Okay, let's see some examples based on these two formulas. So here we have example 11. With this example, you got to know something more, that a vector can be represented as addition or subtraction of some another vectors as well. As you can see here, OP vector is written as what? 3a vector minus 2b vector. जब भी ये आता है तो स्टूडेंट मुझसे जनरली पूछते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ओपी वेक्टर किस फॉर्म में आना चाहिए था? ओपी वेक्टर अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, तो हो सकता है ना कि ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में कुछ हो और बी वेक्टर भी कुछ हो, और 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर वाकई क्या बन के आ रहा हो? ओपी वेक्टर बन के आ रहा हो, तो हो सकता है ना? तो अब अगर क्वेश्चन में ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर ए और बी वेक्टर की फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी किसकी फॉर्म में आएगा? ए और बी की फॉर्म में आएगा। हम उसे आई कैप जे कैप के की फॉर्म में लाने के लिए बंधित नहीं है, मतलब बाउंडेड नहीं है। हमारा आंसर ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कंसीडर 2 पॉइंट पी एंड क्यू विद पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1 internally and externally. So let's start with the first, internally. In case of internal division, we know that the formula is r vector equal to mq vector plus np vector upon m plus n. Okay, now mq vector, m is equal to 2, q vector that is a vector plus n equal to 1 into p vector that is 3a vector minus 2b vector, and whole divided by what? 2 plus 1 that is 3. So 2a vector plus 2b vector plus 3a vector minus 2b vector whole divided by 3. We can reduce 2b vector with 2b vector. So now the final answer is 5a vector upon 3. This is the position vector of point R in case of internal division, है ना? बहुत सिंपल सा है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आई डोंट थिंक कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देखने की भी जरूरत है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरी तरह से। हमें अपनी अपनी जगह पर जो भी फॉर्मूले में पैरामीटर उनकी जगह पर वैल्यूज रखनी है। समझ में आ रहा है ये बात? इसके बाद में अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, कोई नई बात नहीं। इन केस ऑफ सेकंड, आर वेक्टर इक्वल टू एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। इट इज 2 इंटू a vector plus b vector minus 1 into 3a vector minus 2b vector whole divided by 2 minus 1, that is 2a vector plus 2b vector minus 3a vector plus 2b vector whole divided by 1, that is minus a vector plus 4b vector. This is the position vector of point R in case of external division. बताओ, कोई डाउट? नहीं? लिखिए।
Okay, now let's do a question for midpoint formula. Write down the question. Find the position vector of the point. Find the position vector of midpoint of the line segment joining points x, x के कोऑर्डिनेट बोर्ड पर देखो, एंड y. आपको पता है आपको क्या करना है. फाइंड आउट द आंसर. नाउ दिस टाइम क्योंकि पॉइंट्स p और q, सॉरी x और y गिवन है, p और q नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला भी x और y के टर्म में लिखा जाना पड़ेगा. ध्यान रखना. फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? पॉइंट ऑफ डिवीजन मान रहे हैं r, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर अपॉन 2. एंड द फाइनल आंसर इज 2ik प्लस 9jk माइनस kk अपॉन 2. एक स्टेप बीच में मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आप जानते हो कि क्या लिखना है. ठीक है. कर सकते हैं. इजी सा क्वेश्चन है. नाउ here we have an example based on right angle triangle. See here. Read this question. Show that these points are vertices of a right angle triangle. Okay, so can anyone tell me how can we prove this? How can we show that 3 points are vertices of a right angle triangle if we have given 3 points? चलो पहले वेक्टर को भूल करके ज्योमेट्री बेस पर सोच के बताओ. क्लास 11 में 3D ज्योमेट्री हमने पढ़ा, उसके बेस पर बता दो. उससे वेक्टर थ्योरी अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. तो आप वेक्टर भूलो अभी केवल नॉर्मली ये पॉइंट्स मानो. 2 -1 1 1 -3 -5 3 -4 -4. These 3 are the points of vertices of a triangle, and we have to prove that that triangle is a right angle triangle. A question of class 11th. PGT. बट PGT तो डिस्टेंसेस पर अप्लाई होती है ना. वर्टिसेस पर PGT कैसे अप्लाई करोगे? किन के बीच में? एग्जैक्टली. फर्स्ट स्टेप होगा AB, BC और CA फाइंड करना. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट कि विच वन इज द लार्जेस्ट साइड. If the square of the largest side is equal to sum of squares of other 2 sides, then you can easily say that this triangle is following PGT, and that's why it is a right angle triangle. This was the theme based on the coordinate geometry. But now let me connect it to the vector theory. आपने AB डिस्टेंस फाइंड किया. AB डिस्टेंस जो होती है वो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताता है. AB डिस्टेंस is the magnitude of AB vector. BC distance is the magnitude of BC vector.
CA distance is the magnitude of CA vector. So since we have A vector, B vector, C vector, we can easily find AB vector, BC vector and CA vector by the concept of a vector line, a vector joining 2 points, है ना, पोजिशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों को फाइंड करके उन तीनों का क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड, मींस हमारे पास ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ आ गया और लार्जेस्ट लेंथ का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ जाता है तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सब वैसा ही, बस कनेक्ट किया अपन ने, मतलब वेक्टर के जरिए अपन आंसर कैसे देंगे। तो समझ में आया कि क्या करना था। तो आपको सबसे पहले यहां फाइंड करने पड़ेंगे क्या क्या, ए बी वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर, और उसके बाद में आपको सबसे लार्जेस्ट साइड चेक करनी पड़ेगी। तो चलो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर की टर्म में बताओ पहले आप मेरे को। पोजीशन वेक्टर की टर्म में ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। BC वेक्टर को लिखेंगे OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, एंड CA वेक्टर लिखेंगे OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। चलिए करते हैं, ऑलरेडी वी हैव OB वेक्टर, OC, OA वेक्टर एंड ऑल हमारे पास है, तो यहीं से कर लेते हैं। I माइनस 2I माइनस I माइनस 3J प्लस J माइनस 2J माइनस 5K माइनस K, ये सही लिखा मैंने। ऐसे ही OB माइनस OC माइनस OB, 3 माइनस I, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, राइट। OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 एंड 1 प्लस 4। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली किया, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको भी डायरेक्टली करना है, आप स्टेप बाय स्टेप करो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। नाउ आफ्टर दैट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू व्हाट, रूट 41। मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 6। CA वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 plus 9 plus 25 that is equals to root 35. Which one is the largest here? So since root 41 whole square is equal to root 10 square, sorry, root 6 square plus root 35 square, which means here magnitude of AB या AB square is equal to BC square plus CA square. So it is following the PGT, that's why it is a right angle triangle. That's all. इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। और इसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस ट्राइंगल को, किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना होता, किसी ट्राइंगल को स्केलन प्रूफ करना होता, तो कैसे प्रूफ करते। स्केलन प्रूफ करना होता तो तीनों साइड्स को अनइक्वल दिखाना होता, आइसोसेलेस प्रूफ करना होता तो तीनों साइड्स को दो साइड इक्वल दिखानी पड़ती, और अगर इक्विलेटरल बताना तो तीनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ता। तो ये यहां तक का प्रोसीजर तो आपको सेम ही करना पड़ेगा, फिर आगे की चीजें अलग है उसकी तरफ। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से 3 और क्वेश्चन समझ लेना। टू प्रूव अ ट्रायंगल इज अ स्केलन ट्रायंगल, टू प्रूव अ ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और टू प्रूव अ ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। अब एक मेरा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते। इनके मैग्नीट्यूड को निकाल करके कोई काम किया जा सकता है। चलो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ये वर्टिसेस हैं और हमें चाहिए साइड की लेंथ। वर्टिसेस का मैग्नीट्यूड का मतलब समझे, वर्टिसेस का क्या मैग्नीट्यूड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वर्टिसेस का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये तो वेक्टर थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन। तो एक्चुअली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए, और इसमें हमारे ट्रायंगल में ओरिजिन है ही नहीं, हमारा ट्रायंगल इन तीनों पॉइंट से मिलकर बन रहा है। तो अगर मैंने इसकी लेंथ निकाल भी ली, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है,
और यहां पर है ओरिजिन, मैंने ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस निकाल भी ली, तो मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे इसको लेना देना ही नहीं है। तो अगर मैं केवल वर्टिसेस के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहा हूं तो दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीन ही नहीं है, मुझे साइड के मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलिए, कई बार मैं एक्चुअली ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में 3 वेक्टर साइड वेक्टर दिए गए होते हैं, डायरेक्टली क्या बोला जाएगा कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय दीस 3 वेक्टर्स, देन प्रूव दैट दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उस केस में हम ए बी वेक्टर फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, साइड वेक्टर गिवन है, तो वहां डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फाइंड करके काम चलाना पड़ेगा। यहां हमें क्या गिवन है, वर्टिसेस, इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, साइड वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बुक में क्वेश्चन वर्टिसेस में है, एग्जाम में साइड पर आ सकता है, लेकिन अगर हमने इसी को रट लिया कि हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है, बी सी वेक्टर, तो हम गलत कर बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी साइड वेक्टर गिवन है, उसका सब्ट्रैक्शन करके क्या करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा फोकस करवाना चाह रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन साइड वेक्टर पर भी गिवन हो सकता है, क्वेश्चन वर्टिसेस पर भी गिवन होता है। वर्टिसेस पर गिवन होगा तो साइड वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। साइड वेक्टर पर ऑलरेडी गिवन है तो फिर डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए लिखें आप इसको। डन। Okay, now we are moving to the next topic, and that is really important. Now we are going to learn the product of vectors, है ना। अब तक हमने ना तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच में ना कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को स्टडी किया है, प्रोडक्ट को स्टडी किया है। तो हम प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे और डायरेक्टली किस वे में करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
तो I want to tell you that we can do the product of vectors in two different ways. Okay, first type is scalar product and the second type is vector product. The scalar product is also known as dot product. It is also known as dot product and it is also known as क्रॉस प्रोडक्ट. अब इनके नाम की भी कहानी है, मतलब ऐसा क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है. स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजल्ट एक स्केलर आता है. रिजल्ट इज ऑलवेज ए स्केलर. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डॉट इज यूज्ड टू डिफाइन या टू डिनोट एज लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजल्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस इज यूज्ड टू डिनोट एज लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना. लिखिए इसको. सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. आपको यहां से ये भी समझ लेना होगा कि अगर हमने दो वेक्टर के प्रोडक्ट में ना तो डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया तो दैट विल बी अ मीनिंगलेस थिंग. ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बात लिखने की है और यहीं आप लोग कई बार मात खाते हो. जल्दबाजी में अगर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ना तो डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया तो फिर वो एक्सप्रेशन एक मीनिंगलेस एक्सप्रेशन होगा कि आपने दो वेक्टर को एक साथ रख दिया है. और इसी तरह से ये भी ध्यान रखो कि किसी स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां उस मल्टीप्लिकेशन को दिखाने के लिए ना तो डॉट यूज करना है ना ही क्रॉस यूज करना है. जैसे हमें 5a वेक्टर लिखना है तो आप उसे 5 डॉट ए वेक्टर नहीं लिख सकते, आप उसे 5 क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, these two are the types to do the product for the vectors quantity only. Clear? Okay. So we are learning first of all scalar product. है ना. तो मैंने रीजंस आपको बता दिए हैं कि इनके रीजंस क्या है, वो अब अलग नहीं है. तो मैं स्टार्ट करता हूं. इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector and theta is the angle between these two vectors. अगर हमें कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकालना है तो हमें a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल दिया जाएगा. ठीक है. तो हम इजिली यहां पुट करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं. आप यहां साफ तौर पे देख सकते हो कि यहां पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. A जो कि एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, B एक मैग्नीट्यूड है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और cos थीटा भी एक रियल नंबर इन स्केलर क्वांटिटी है. सो ओवरऑल ये क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. और क्योंकि हमने डॉट यूज किया है इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से आप समझ भी गए होंगे कि इसी तरह से अगर मैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख भी दूंगा जैसे BA cos थीटा बन जाएगा, जो कि A डॉट B से अलग नहीं बनता है ना. तो हियर वी कैन सी दैट कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट
A vector is always true means it follows the commutative property. Is it clear? हाँ कि ना? क्लियर है, ठीक है। ये तब जब हमें क्या करना है बेटा, हमें मैग्नीट्यूड गिवन हो और दोनों के बीच का एंगल गिवन हो। लेकिन अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर किस फॉर्म में हो, कंपोनेंट फॉर्म में हो, जैसे कि a1 प्लस b1 प्लस c1 और बी वेक्टर गिवन हो a2 प्लस b2 प्लस c2 अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो हमें दोनों के बीच के एंगल की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c, यानी कि दोनों के i कैप के स्केलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों के j कैप के मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों के k कैप के स्केलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। तो यही a डॉट भी बनेगा और यही b डॉट a भी बनेगा। कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो हम डेफिनेटली इसी का इस्तेमाल करेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में गिवन ना होकर के मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए दो मेथड है, लेकिन वो दोनों मेथड हर समय अप्लाई करने वाले नहीं है। जैसी सिचुएशन दी गई होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग वैसा वाला मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लिखो इसको। Done? Okay. Now we have to discuss some special cases, है ना? The special cases of vectors जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है या एंगल, उनके बीच में जो एंगल है वो स्पेशली क्या होते हैं। चलिए देखो, फर्स्ट वन इज इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। इन दिस केस देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन केस ऑफ 0 डिग्री। इन केस ऑफ 180 डिग्री we will say that a dot b is equals to ab cos 180 degree. What is the value of cos 180 degree? -1, so it is equal to minus ab. In this case it will be equal to the negative of product of their magnitude. The third one, if either a vector, sorry, if theta is equals to 90 degree, then a vector dot b vector equal to ab cos 90 and cos 90 equal to 0. So the final answer is what? 0. So whenever two vectors have angle between them as 90 degree, then their dot product is always equal to 0. ये थोड़ी सी स्पेशल बात है इसलिए मैंने स्टार मार्क किया। क्यों है स्पेशल मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, है ना। The fourth one,
if either a vector and b vector or both are जीरो वेक्टर, अगर दोनों ही क्या हो, दोनों ही जीरो वेक्टर या दोनों में से एक भी जीरो वेक्टर हो, तो दोनों में से कोई भी एक या दोनों के जीरो होने पर उनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो वो सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाएगा, चाहे एंगल कुछ भी हो. सो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो आपने यहां देखा है अभी तक कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो दो केसेस में आ सकता है, या तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, या फिर उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही क्या हो जीरो वेक्टर. ठीक है, ध्यान देना बेटा. लास्ट लेते हैं अपन फिफ्थ, दैट इज इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर. अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, है ना, तो यहां समझने की जरूरत है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या लिया जाएगा, तो उनके बीच में एंगल लिया जाएगा 0 डिग्री या 180, जीरो, है ना. 180 तो तब होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, है ना, तब 180 मानते हैं. इज इट क्लियर, है ना, जिससे इस तरह से होता ही है. लेकिन क्योंकि दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल हैं, बोथ आर सेम, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या बताएंगे अपन, 0 डिग्री. तो यहां इस केस में अपन लिख लेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर. तो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ये भी याद रखने वाली बात है, और ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट वे में हमें यूज करना आना चाहिए. इस बात को यूज करके मैं क्या क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आई केप डॉट आई केप इक्वल टू जे केप डॉट जे केप इक्वल टू के केप डॉट के केप इज इक्वल्स टू 1. टेल मी, कैन आई से दिस? आई केप और आई केप सेम वेक्टर है क्या, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई केप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. कैसे वाला यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है, तो कैप लगा हुआ है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसलिए 1 मैग्नीट्यूड और 1 का स्क्वायर कितना होगा. वैसे ही जे केप डॉट जे केप भी बनाएगा और के केप डॉट के केप भी बनाएगा, है ना. इसी तरह से यहां से अगर बात करें तो आई केप डॉट जे केप इक्वल टू जे केप डॉट के केप इक्वल टू के केप डॉट आई केप आर ऑलवेज 0. क्यों, क्योंकि आई केप is along the positive direction of x axis, j केप is along the positive direction of y axis, and the angle between these two vectors will be, so that's why their total product will be equal to 0. so that's why ये 0 हो गया. ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल चीजें हमने यहाँ पर स्टडी की. आई थिंक सबको चीजें समझ में आ गई है क्या है. और पता है इन दोनों की वजह से ही हमने कंपोनेंट का जो आंसर लिखा था वो बना था. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. a1 आई केप को a2 आई केप से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो a1 a2 तो स्केलर है वो तो बाहर आ गए, आई केप का आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 1. फिर a1 आई केप का b2 जे केप के साथ करेंगे तो a1 b2 तो बाहर आ गया, लेकिन आई केप डॉट जे केप कितना बन गया 0, इसलिए वो खत्म हो गया. फिर a1 आई केप का c2 के केप के साथ 0, b1 का a2 के साथ 0, b1 का b2 के साथ b1 b2 दोनों का जे केप है, इसलिए b1 का c2 के साथ 0, C1 का A2 के साथ 0, C1 का B2 के साथ 0, C1 का C2 के साथ C1 C2. तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या क्या बचे, 0 के अलावा क्या क्या बचे, A1 A2, B1 B2 और C1 C2. दैट्स व्हाई वी हैव दिस आंसर. तो ये जो आंसर आया है ये इन रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके आया है. बात समझ में आई क्या? ठीक है, सो दीज आर द स्पेशल केसेस, यू कैन राइट दिस.
डन। नाउ ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को मैंने स्टार मार्क किया है, इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमने यहाँ पर देखा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो दो केस में हो सकता है, या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या दोनों वेक्टर में से कोई एक, या फिर दोनों जीरो वेक्टर हो। यहां से हमें मिलती है वेक्टर थ्योरी में दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, जिसे हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। और वो क्या है? वो ये है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स is zero, then it is confirmed that vectors are perpendicular to each other. अगर हमें दो वेक्टर को राइट एंगल पर इंक्लाइन होते हुए प्रूफ करना है, या प्रूफ करना है कि these two are perpendicular to each other, तो we have to make sure कि दो वेक्टर क्या हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और फिर हमें उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा देना होगा? जीरो। दैट विल बी इनफ रीजन टू डिक्लेयर दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा। यहां से हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कहने का एक रीजन जानते हैं, एक वैलिड रीजन। हालांकि एक तरीका और है एंगल निकालना, लेकिन एंगल निकालने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, आएगा, वो भी सिखाऊंगा, इसी टॉपिक में आगे आएगा, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना एक सिंपल प्रोसीजर हमारे पास है, और सिंपल सी बात यह है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी जीरो वेक्टर हुआ तो फिर तो जीरो होना ही था, तो वो फिर परपेंडिकुलरिटी के लिए इनफ नहीं है। इज इट क्लियर? है ना? इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया कि यहां से हमें क्या मिलती है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मिलती है। डॉट प्रोडक्ट हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें कंडीशन ऑफ पैरेललिटी देगा, कि व्हेन वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो हमें कहां मिलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट में। और यहां मिल रहा है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। यू शुड राइट दिस। नॉन जीरो ओके। इज इट डन? अब देखो, अगर हम वो जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, उस क्वेश्चन को अब हम एक और मेथड से कर सकते हैं। यहां जाकर कैसे कर सकते हैं? हमने ए बी वेक्टर फाइंड किया, बी सी वेक्टर फाइंड किया और ए सी वेक्टर फाइंड किया। ठीक है, इन तीनों वेक्टर में से अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उन दो साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उनसे बनने वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल। और वी नो दैट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो
फॉर विच साइड विच आर द नॉट लार्जेस्ट साइड्स, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हाइपोटेनस के सामने बनता है और हाइपोटेनस के सामने वाली साइड जो होती है वो नॉन लार्जेस्ट होती है, मतलब हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड होती है वो नॉन लार्जेस्ट होती है। हाइपोटेनस लार्जेस्ट मींस टू साइड्स आर नॉन लार्जेस्ट। तो जिनके वो आए थे क्या कहते हैं √6 और √35 आए थे, अब उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो। जिनका मैग्नीट्यूड √6 और √35 आया था, आई केप का आई केप के साथ, जे केप का जे केप के साथ, के केप का के केप के साथ, क्या आंसर आ रहा है? जी। So we have the another method right now for that question. अब हमारे पास उसके लिए एक दूसरा मेथड भी है यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो केवल उसमें काम आएगा राइट एंगल ट्रायंगुलर में। इक्विलेटरल वगैरह में तो फिर वही तरीका अपनाना है जो अपन ने किया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तरीका अपना सकते हैं। इज इट क्लियर? है ना? तो इफ वी हैव गिवन 3 वर्टिसेस and we are said to prove that the given triangle is a right angle triangle, then we should find the side vectors first of all, and we have to look for those two sides whose dot product will be equal to 0. We have to show that dot product of those two side vectors is 0, then we can say that angle between those two side vectors is 90 degree and hence it is a right angle triangle. A simple procedure. बताइए समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एक तरीका हम कर सकते थे उसी क्वेश्चन में, लेकिन उसके लिए ये चीज समझनी जरूरी थी जो अभी हमने समझी है ना। उस लेवल तक तो ये बातें हमें पता ही नहीं थी, तो हम कैसे करते वहां पर। तो मैंने आपको अभी 2 चीजें बता दी है। क्लियर है? जिस किसी को उसमें भी मेथड अप्लाई करना हो वो अभी घर जाकर के उसमें वहां लिख लेना आप लोग कि भाई हम ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन तो कहाँ से उठ के आया ये किसको पता है। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहले था, एग्जाम्पल में था। एग्जामिनर को या हमें ये याद रखने के लिए बाउंडेड नहीं किया गया है कि ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था क्या, या किस कॉन्सेप्ट से पहले आया किस कॉन्सेप्ट के बाद आया। हमारे लिए वो क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आया है ये मान करके चलना होता है। फिर हम उसका जो भी अपना बेस्ट यूज है, जो भी बेस्ट नॉलेज है, वहां से आंसर देते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में तो डॉट प्रोडक्ट भी है, सिलेबस में मैग्नीट्यूड वाला मेथड भी है, तो डॉट प्रोडक्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलिए अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क जो करना है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जो भी रनिंग थी लास्ट टाइम, है ना। आई थिंक 10.2, तो वो कंप्लीट कर लेनी है आपको।